हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा की क्लासेस लगातार जारी है और आप देख रहे हैं बैंकिंग संबंधी बातें। चलिए, आज की क्लास में कुछ नया टॉपिक हम देखने वाले हैं और उस नए टॉपिक का नाम है शेयर कैपिटल एंड लायबिलिटीज़। ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं भाई, अंश पूंजी एवं देनदारियाँ। ठीक है, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अंश पूंजी एवं देनदारियाँ। ठीक है, शेयर कैपिटल एंड लायबिलिटीज आज का हमारा टॉपिक है। चलिए, एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले हम बातें करेंगे अंश पूंजी की। अंश पूंजी हो जाएगा, उसके बाद हम बातें करेंगे देनदारियां की। चलिए, तो क्या होता है भाई अंश पूंजी? तो उसको पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा एग्जाम्पल से बातें करेंगे। जब कोई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन कर, क्या कर, निर्गमन कर, निर्गमन कर कहने का मतलब रिलीज कर। ठीक है, क्या कर, रिलीज कर, निर्गमन कर या रिलीज कर पूंजी प्राप्त करती है। क्या प्राप्त करती है भाई? पूंजी प्राप्त करती है, तब उसे हम क्या कहते हैं, हम अंश पूंजी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अंश पूंजी कहते हैं भाई। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, जब कोई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन कर, अपने अंशों को रिलीज कर, शेयर के लिए रिलीज कर पूंजी प्राप्त करती है, तब उसे हम क्या कहते हैं, अंश पूंजी कहते हैं। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ? चलिए, थोड़ा एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान के चलिए, आपने क्या किया भाई, एक कंपनी खड़ा किया। ठीक है, कंपनी, और उस कंपनी का नाम है, मान के चलिए, ठीक है, माई कंपनी। मैंने कोई भी जो है कंपनी का नाम लिख दिया। आपने एक कंपनी खड़ा किया और उस कंपनी का नाम है, क्या है, माई कंपनी। और ये कंपनी क्या करती है, मान के चलिए, ये जो पेन है, ठीक है, इस पेन के लिए, ठीक है, पेन मैन्युफैक्चर करती है। मैन्युफैक्चरिंग कहने का मतलब है पेन बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, मैंने क्या कहा, मान के चलिए आपने एक कंपनी खड़ा कर रहे हैं और अब कंपनी का नाम है माई कंपनी, और वो माई कंपनी क्या करती है भाई, पेन बनाने का काम करती है। ठीक है, अब देखिए, जब पेन बनाए तो जाहिर सी बात है कोई भी कंपनी होगी, चाहे कुछ भी बनाए, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट तैयार करने के लिए उसके पास क्या होनी चाहिए, पैसे जरूर होने चाहिए। भाई कंपनी किससे चलेगा, पैसे से चलेगा। ठीक है, अब जब पैसे होंगे तो याद रखिए, ठीक है, कंपनी के पास कितना पैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कितना पैसा होना चाहिए। मान के चलिए पूरे लाइफ टाइम, कितने टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, जितने दिन तक ये कंपनी चलेगी उतने दिनों तक, ठीक है, उनके पास पैसा होना चाहिए। कितनी पैसे होनी चाहिए, मान के चलिए, ठीक है, अगर ये कंपनी 50 लाख में, पेन बनाने वाली कंपनी
के लिए कितनी पैसे चाहिए, मान के चलिए 50 लाख चाहिए, ठीक है, माई कंपनी को। तो ये जो 50 लाख है, ठीक है, ये जो 50 लाख है, यही जो टोटल अमाउंट है कंपनी का, जो टोटल अमाउंट है, टोटल पूंजी है, यही क्या कहलाता है, आपका अंश पूंजी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई साहब, अंश पूंजी कहलाता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मैंने क्या कहा कि जब कोई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करती है तो ऐसे पूंजी जब प्राप्त होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, अंश पूंजी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने पहली बात एक कही कि आपकी मान के चलिए कोई कंपनी है, उस कंपनी का नाम है माई कंपनी। वो कंपनी पेन मैन्युफैक्चरिंग करती है, पेन बनाती है, तो भाई उसके लिए तो रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, उसके लिए मजदूर चाहिए, उसके लिए मशीन्स चाहिए, ठीक है, सारी चीज़ें चाहिए, तो भाई उसके पास पैसा होना ज़रूरी है। तो वो जितने दिन तक वो कंपनी चलेगी तो लाइफ टाइम के लिए उनके पास कितना पैसा होना चाहिए, कितना पूंजी होना चाहिए, वही पूंजी क्या होता है, क्या कहलाता है, अंश पूंजी कहलाता है। अब इस अंश पूंजी में आप क्या कर सकते हैं, शेयर मांग सकते हैं। शेयर मांग सकते हैं कहने का मतलब है, मान के चलिए क्या है, 50 लाख का मेरे पास क्या है, पूंजी है, 50 लाख की क्या है भाई, पूंजी है। इस पूंजी को मैं क्या करता हूं, शेयर कर सकता हूं। ठीक है, शेयर कर सकता हूं कहने का मतलब मेरे पास मान के चलिए इतना पैसा नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, और मैं क्या करूंगा, लोगों से मंगूंगा। ठीक है, लोगों से मंगूंगा, डिफरेंट लोगों से क्या करूंगा, मंगूंगा। ठीक है, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, जितने हैं, मैं इस 50 लाख का 20% या 30% या 40%, ठीक है, कितना भी, या 10%, कितना भी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको शेयर कर सकता हूँ। शेयर करने का मतलब है कि ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होंगे जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, शेयर करना चाहते हैं, अपनी पूंजी लगाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों का स्वागत है। आइए आप लोग, ठीक है, अगर वो कंपनी का मालिक बोलता है कि 10% हम आपको शेयर कर रहे हैं, 20% कर रहे हैं, 30% कर रहे हैं, तो उसके आधार पर लोगों को इनवाइट किया जाता है कि भाई आप इसमें पैसा लगाइए, ठीक है, आपको प्रॉफिट होगी तो वो मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें को हम बोलते हैं अंश पूंजी। क्लियर है मेरी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आया? अब देखिए, अंश पूंजी जो चलती है, कहने का मतलब जो आपने कंपनी खड़ा की है, ठीक है, जो कंपनी खड़ा की है वो चलती है एक नियम से। ठीक है, हर का नियम रहता है। ठीक है, जैसे हमारा भारत किस नियम के आधार पर चल रहा है, भारत के संविधान से चल रहा है भाई। संविधान में जो चीज़ लिखा है, जो चीज़ है, ठीक है, संविधान का मतलब क्या है, नियम, कानून, कायदा। ठीक है, तो संविधान में लिखा है, उसी के आधार पर भारत में, ठीक है, सारी चीज़ें चल रही है, उसी के आधार पर चल रही है। तो कंपनी के भी नियम होंगे। ठीक है, तो कंपनी के नियम को ही हम क्या कहते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं पार्षद सीमा नियम। पार्षद सीमा नियम, सीमा नियम। इस पार्षद सीमा नियम में याद रखेंगे, ये जो पार्षद सीमा नियम है, क्या है भाई, पार्षद सीमा नियम। और इस पार्षद सीमा नियम में, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो इसको कंपनी का संविधान कहा जाता है, कंपनी का संविधान कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं के आधार पर चलता है। जैसे भारत का संविधान है, तो भारत किसके आधार पर चल रहा है, संविधान के आधार पर चल रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार ये जो पार्षद सीमा नियम है, इसको हम क्या कहते हैं, कंपनी का संविधान कहते हैं। इस पार्षद सीमा नियम में क्या क्या लिखा रहता है कि कंपनी का नाम रहता है। ठीक है, कि कंपनी का नाम क्या है, जैसे मैंने कहा कि माई कंपनी नाम से आपने खोला है, उनका कार्यालय कहाँ है, उनका मुख्यालय कहाँ है,
मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, उस कंपनी का उद्देश्य क्या है, ठीक है, उस कंपनी का दायित्व क्या है, ठीक है, उस कंपनी की पूंजी कितनी है आदि का वर्णन क्या किया जाता है, आदि का वर्णन। किसका? आदि का वर्णन किस में देखने को मिलता है भाई? पार्षद सीमा नियम, ठीक है। पार्षद सीमा नियम में क्या होता है, कोई भी कंपनी आप खड़ा कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंपनी का नाम होगा, कंपनी कार्यालय कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, उद्देश्य क्या है, दायित्व क्या है, पूंजी आदि का वर्णन वहाँ पर देखने को मिलता है। और इसी के आधार पर क्या होता है, कंपनी चलती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, पार्षद सीमा नियम। ठीक है, समझ में आया मेरी बातें? मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, मैंने क्या कहा, कंपनी कोई भी आप खड़ा कर रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसके कुछ नियम कायदे कानून होंगे, ठीक है, और उस नियम कायदे कानून कहाँ पर लिखे होंगे और क्या बताता है, इसी को हम कहते हैं पार्षद सीमा नियम। और ये कंपनी का संविधान कहा जाता है। जैसे भारत का संविधान है, ठीक है, और उन्हीं संविधान के आधार पर भारत चल रहा है, तो उसी प्रकार इसको कंपनी का संविधान कहा जाता है। और इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है कि कंपनी का नाम क्या है भाई, आपने क्या रखा है, कंपनी का कार्यालय कहाँ कहाँ है, ब्रांचेस कहाँ कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, उद्देश्य क्या है, ठीक है, क्या बना रही है कंपनी, जैसे मैंने क्या कहा, पेन बना रही, तो इसका, ठीक है, इसका जो है इसका उद्देश्य क्या है, किस प्रकार से पेन है, कैसे ये काम करता है, ठीक है, दायित्व क्या है, पूंजी आदि सभी का ब्यौरा इस नियम पर जो है रहता है। इसी को हम करते हैं पार्षद सीमा नियम। क्लियर है मेरी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पूंजी, अंश पूंजी के प्रकार, ठीक है। अंश पूंजी के प्रकार, या जिसे हम बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, अंश पूंजी के प्रकार। तो ये लगभग 8-9 प्रकार के होते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं कौन कौन से प्रकार हैं, फिर एक एक करके हम बातें करेंगे। जैसे कि एक होता है अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी एक देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है, कैपिटल। दूसरा जिसे हम कहते हैं निर्गमन पूंजी, निर्गमन या निर्गमित, ठीक है, निर्गमित पूंजी, या जिसे हम कहते हैं इशूड कैपिटल। थर्ड अनिर्गमित पूंजी, अनिर्गमित पूंजी, या जिसे हम कहते हैं अनइशूड कैपिटल। चलिए, पार्थिव पूंजी क्या है भाई साहब? पार्थिव पूंजी, या जिसे हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। इस सब्सक्राइब्ड कैपिटल के भी 2 प्रकार हैं। एक जिसे हम कहते हैं पार्थिव एवं पूर्णदत्त, ठीक है।
या इंग्लिश में हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। और दूसरा जिसे हम कहते हैं पार्थिव लेकिन पूर्णदत्त पूंजी। ठीक है, क्या है? अपूर्णदत्त पूंजी। ठीक है, या जिसे हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट पेड। ये चौथा है। 4 के बाद 5वां अगर हम देखें तो एक होता है याचित पूंजी। क्या है भाई? याचित पूंजी। याचित पूंजी या जिसे हम कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। छठा अयाचित पूंजी। ठीक है, अनकॉल्ड अप कैपिटल। एक होता है संचित पूंजी या जिसे कहते हैं रिजर्व कैपिटल। एक होता है 8वां पूंजीगत पूंजी या जिसे कहते हैं कैपिटल रिजर्व। क्या कहा जाता है भाई? कैपिटल रिजर्व। ठीक है, चलिए, तो ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर अंश पूंजी के कितने प्रकार हैं भाई? इतने सारे प्रकार हैं। ठीक है, एक जिसे हमने कहा सबसे पहले अधिकृत पूंजी या जिसे हम कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। दूसरा निर्गमित पूंजी या जिसे हम कहते हैं इशूड कैपिटल। तीसरा अनिर्गमित पूंजी या जिसे हम कहते हैं अनइशूड कैपिटल। चौथा पार्थिव पूंजी या जिसे हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। पार्थिव पूंजी के 2 प्रकार हैं। एक कहलाता है पार्थिव एवं पूर्णदत्त पूंजी या जिसे हम कहते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। और दूसरा पार्थिव लेकिन अपूर्णदत्त पूंजी या जिसे कहते हैं सब्सक्राइब बट नॉट पेड। ठीक है, 5वां याचित पूंजी या जिसे कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। छठा अयाचित पूंजी या जिसे कहते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है, 7वां संचित पूंजी या जिसे कहते हैं रिजर्व कैपिटल। 8वां पूंजीगत पूंजी या जिसे कहते हैं कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो दोनों अलग अलग है, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। इसको समझेंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलिए, तो क्लास को अब आगे बढ़ाते हैं और अंश पूंजी के प्रकार पर हम चर्चा करते हैं। क्लियर है? चलिए, चलिए एक एक करके हम बातें करते हैं। अधिकृत पूंजी, सबसे फर्स्ट अधिकृत पूंजी। ठीक है, या इसे कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। अब ये होता क्या है?
चलिए मैं इसको एक लाइन में लिखूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं, कंपनी की अधिकतम पूंजी क्या कहलाती है? अधिकृत पूंजी कहलाती है, अधिकृत पूंजी है। ठीक है, मैंने क्या किया, एक लाइन में खत्म किया। मैंने क्या किया कि कंपनी की अधिकतम जो पूंजी होती है, अधिकतम सीमा की पूंजी होती है, वो क्या कहलाती है? अधिकृत पूंजी कहते हैं। देखिए जितने भी हम क्या देखेंगे, प्रकार देखेंगे, ये सारे प्रकार आपको एग्जाम्पल से समझना होगा। ठीक है, जब तक आप एग्जाम्पल नहीं समझेंगे तब तक ये पूरा चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, लिखेंगे कम और समझेंगे ज़्यादा। तो जैसे कि मैंने एक लाइन में लिख दिया, हालांकि ये तो 8-10 लाइन का लिखा है, इतना बहुत सारा लिखा है, इसको समझेंगे। ठीक है, तो कंपनी की अधिकतम जो पूंजी होती है वो क्या करती है? अधिकृत पूंजी कहलाती है। तो मान के चलिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक है, और मैंने क्या कहा कि कोई कंपनी है। ठीक है, कोई कंपनी है और उस कंपनी को चलाने के लिए, क्या करने के लिए भाई, कंपनी को चलाना है, चलाने के लिए कितनी पैसे की जरूरत पड़ती है? ठीक है, तो अधिकतम पूंजी कितनी चाहिए भी किसी कंपनी को चलाने के लिए? ठीक है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। मान के चलिए मैंने क्या कहा, कोई कंपनी क्या बनाती है? पेन मैन्युफैक्चर करती है, पेन बनाने वाली कंपनी है। पेन बनाने वाली क्या है? कंपनी है। और वो कंपनी को कितनी पैसा चाहिए, अधिकतम पूंजी कितनी चाहिए भाई? मान के चलिए अधिकतम पूंजी 50 लाख रुपये चाहिए। एक एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं, कितनी चाहिए? 50 लाख रुपये चाहिए। अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए? मान के चलिए 50 लाख। 50 लाख में आपकी कंपनी पूरा क्या कर जाएगी, सब चीज़ बना लेगी और सब चीज़ जो है रॉ मटेरियल खरीद लेगी, सब चीज़ हो जाएगा 50 लाख रुपए में। ठीक है, मतलब ये अधिकतम पूंजी होगी, अधिकतम सीमा होगी। ठीक है, क्या होगी? ये अधिकतम सीमा होगी, पैसे की अधिकतम सीमा होगी। और इसी अधिकतम सीमा को हम क्या कहते हैं? अधिकृत पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अधिकृत पूंजी कहते हैं। ठीक है, हमारे पास जितना पैसा होगा अपनी कंपनी को खड़ा करने के लिए, जितना पैसा होगा, जितना हमने निर्धारित किया है, तो वो क्या कहेगा? ठीक है, वो क्या कहलाएगा? अधिकृत पूंजी कहलाती है। तो बस सिंपल मैंने एक वर्ड में, एक लाइन में लिखा, कंपनी की अधिकतम पूंजी क्या कहलाएगी? अधिकृत पूंजी कहलाएगी। ठीक है, क्लियर है बातें? चलिए दूसरा हम चलते हैं, दूसरी बातें, एक जिसे हम कहते हैं निर्गमित पूंजी। ठीक है, निर्गमित पूंजी, निर्गमित पूंजी या जिसे कहते हैं इशूड कैपिटल। कुछ चीजें आपको इंग्लिश में समझ आएगी। जैसे इशू का मतलब क्या होता है? ठीक है, जैसे बोलते हैं ये इशू हो गया, ये इशू कर दिया गया। ठीक है, ठीक है, इशू का मतलब पास हो जाना या रिलीज कर देना, किसी चीज़ को रिलीज कर देना, इशू कर देना। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट इशू हो गया है या इसका ये चीज़ इशू हो गया है, इसका मतलब क्या है? रिलीज हो जाना। अब इससे क्या समझते हैं? देखिए इसको पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? देखिए अधिकृत पूंजी का वह भाग, समझिएगा, अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसे जनता के लिए, किसके लिए? जनता के लिए या जनता को अंश खरीदने, जनता को अंश खरीदने के उद्देश्य से, अंश खरीदने के उद्देश्य से निर्गमित की जाती है। क्या की जाती है? निर्गमित या इशू की जाती है, या जिसे हम कहते हैं, ठीक है, निर्गमित का मतलब इशू या निर्गमित की जाती है, क्या कहलाता है? निर्गमित पूंजी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? निर्गमित पूंजी कहलाता है। निर्गमित
पूंजी कहलाता है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि निर्गमित पूंजी का अधिकृत पूंजी, किसकी? अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसे जनता को अंश खरीदने के उद्देश्य से निर्गमित या इशू की जाती है, निर्गमित पूंजी कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, बिना एग्जाम्पल से आपको समझ नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या कहा, कोई कंपनी है और कंपनी की जो है अधिकृत पूंजी, अभी हमने देखे अधिकृत पूंजी कितनी है भाई साहब, कंपनी की अधिकृत पूंजी कितनी है? 50 लाख रुपया है। जैसे कि हमने कहा कोई कंपनी क्या बना रही है, पेन बना रही है और उसकी अधिकृत पूंजी कितनी है? 50 लाख रुपया। जैसे हम पिछले फर्स्ट वाले अधिकृत पूंजी में हम देखें, ठीक है। अब क्या है, जो कंपनी है वो क्या करेगी, ठीक है, शेयर करेगी। शेयर करेगी कहने का मतलब है उनके पास प्रॉपर 50 लाख रुपया नहीं है। प्रॉपर क्या है, 50 लाख रुपया नहीं है। अब 50 लाख रुपया नहीं है तो ये क्या करेगा भाई साहब, कुछ परसेंट को, ठीक है, कुछ परसेंट को, चाहे वो 10% हो सकती है, चाहे वो 20% हो सकता है, चाहे वो 30% हो सकता है, चाहे वो 40% हो सकता है, कितना भी, ठीक है, कितना भी परसेंट हो सकता है, इसको क्या करेगी, शेयर करेगी। क्या करेगी? शेयर करेगी। और शेयर करेगी कहने का मतलब ये है कि, ठीक है, जनता से क्या करेगी, पूछेगी कि भाई साहब आप कौन कौन इंटरेस्टेड है मेरे इस पेन बनाने वाली कंपनी, ठीक है, का जो पूरा वैल्यू है, ठीक है, इस कंपनी को खड़ा करने, इसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पूरा वैल्यू कितनी है? 50 लाख रुपया है। और 50 लाख रुपया में मैंने 10% या 20%, 30% वो क्या करेगा, मालिक डिसाइड करेगा कि कितना परसेंट जो है शेयर के रूप में जनता को हम क्या करें, इशू करें, ठीक है। मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर में हमने क्या कहा, 30%, ठीक है, 30% क्या है, ठीक है, जनता को ये दे दिया। 30% क्या किया भाई, जनता को दे दिया कि जनता क्या करे, 30% जो है, ठीक है, 30% पैसा क्या करे, ठीक है, पटाए, शेयर करे, ठीक है, कंपनी में। तो 30% किसका होगा, ठीक है, 30% किसका होगा, यहां पर अगर हम देखें तो 30% याद रखिए, 70% जो बच गया, 70% वो किसका होगा, वो मालिक का होगा, ठीक है। और 30% जो है वो जनता का होगा। किसका होगा भाई, जनता का होगा, क्योंकि जनता को क्या किया गया है, इशू किया गया है। इशू का मतलब समझ रहे हैं, यही है, इशू किया गया है कि 30% आपको शेयर, ठीक है, दे रहे हैं और 30% आप देंगे, जितने लोग हैं अपने हिसाब से, ठीक है, 30% देंगे। और जैसे 30% देते हैं आप यहाँ क्या हो जाते हैं, ठीक है, हिस्सेदारी बन जाते हैं, ठीक है, शेयर हो जाए, जितना प्रॉफिट होगा आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो वही 30% क्या कहलाएगा आपका, ठीक है, वही 30% क्या कहलाएगा आपका, निर्गमित पूंजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ठीक है, यही जो 30% क्या कहलाएगा भाई साहब, निर्गमित पूंजी कहलाएगा, निर्गमित पूंजी कहलाएगा। इसी को हमने क्या कहा है कि अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसे जनता को अंश खरीदने के उद्देश्य से निर्गमित किया गया। तो 50 लाख टोटल हमारा अधिकृत पूंजी है, उसमें से हमने, ठीक है, 30% जो है क्या किया, निर्गमित किया। कहने का मतलब जनता को दे दिया कि जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो क्या करें, मेरी कंपनी में शेयर करें, ठीक है, ठीक है। तो वो भी क्या है, मालिकाना हक वो भी रखते हैं, वो भी क्या रखते हैं, इस कंपनी का मालिकाना हक उनको भी चला जाएगा। इसको हम कहते हैं निर्गमित पूंजी। समझ में आया, समझ में आया आपको? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी बात है, अब जैसे निर्गमित पूंजी का उल्टा क्या है, अनिर्गमित पूंजी। अनिर्गमित पूंजी, और अनिर्गमित पूंजी का मतलब होता है, इसको हम कहते हैं अनइशूड, अनइशूड कैपिटल। और अनइशूड कैपिटल का मतलब होता है जिसे इशूड किया नहीं गया है, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अधिकृत पूंजी का, अधिकृत पूंजी का, पूंजी का वह भाग,
वह भाग जिसे जनता के लिए, किसके लिए, जनता के लिए निर्गमित नहीं की गई है, नहीं की गई हो। ठीक है, ऐसा पूंजी जो जनता के लिए निर्गमित नहीं की गई हो। जैसे कि मान के चलिए, ठीक है, मान के चलिए मैंने एग्जांपल मैंने दिया, ठीक है, 50 लाख रुपया जो है आपका क्या है भाई, 50 लाख क्या है आपका, क्या है, अधिकृत पूंजी है, अधिकृत पूंजी है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और 50 लाख में मान के चलिए 30% जो है, ठीक है, 30% जो है क्या कर दिए गए हैं, निर्गमित कर दिए गए हैं। क्या किए गए हैं, निर्गमित कर दिए गए हैं, और इसी निर्गमित को निर्गमित पूंजी कहते हैं। ठीक है, शेयर की गई है। लेकिन जो 70% है, उस 70% को रिलीज नहीं किया गया है कि भाई मेरा है, बॉस कहता है कि 70% मेरा है, मैं रिलीज नहीं करूंगा, तो ऐसी पूंजी को हम क्या कहते हैं, अनिर्गमित पूंजी। क्या कहते हैं, निर्गमित पूंजी कहते हैं, कि भाई जिसको रिलीज ही नहीं किया गया है। क्या नहीं किया गया है, रिलीज ही नहीं किया गया है, इसको हम कहते हैं अनिर्गमित पूंजी। ठीक है, जनता के लिए रिलीज नहीं किया है, बॉस अपने पास रख लिया है, जो कंपनी का मालिक अपने पास रख लिया है, उसको हम कहते हैं अनिर्गमित पूंजी। लेकिन जनता के लिए जो दे दिया है वो निर्गमित पूंजी। ठीक है, और टोटल पूंजी को हम कहते हैं अधिकृत पूंजी। तो तीनों चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, तीनों बातें आपको समझ में आ गई भाई। चलिए चौथा, फोर्थ, एक कहता है क्या है, पार्थिव पूंजी। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। चलिए, सब्सक्राइब कैपिटल, इसको थोड़ा लिख लेते हैं फिर हम समझते हैं। यह निर्गमित पूंजी का वह भाग है, क्या भाई, वह भाग है जिसे, समझेगा, जिसे जनता ने क्या किया है, एक्सेप्ट कर लिया है। क्या किया है, एक्सेप्ट कर लिया है और आवेदन भी कर लिया है। और क्या किया है, आवेदन कर लिया है। ठीक है, ऐसे को हम पार्थिव पूंजी कहते हैं। इसको समझते हैं अच्छे से, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने क्या किया, 50 लाख है, ठीक है, और 50 लाख में हमने क्या किया, इसका जो 30% है इसको हमने क्या कहा है, निर्गमित पूंजी का है। क्या कहा है, निर्गमित पूंजी का है। तो निर्गमित पूंजी का वह भाग है जिसे जनता ने क्या किया है, इसमें से कुछ भाग है, ठीक है, जनता ने क्या किया, सब्सक्राइब कर लिया। ठीक है, इसके, ठीक है, 30% के लिए हमने क्या किया, ठीक है, निर्गमित किया, इशू किया था। ठीक है, इसमें से जो है जनता ने क्या किया है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है। क्या है, एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब है, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना। जैसे आप यूट्यूब चैनल क्या करते हो, ठीक है, यूट्यूब चैनल क्या करते हो, जैसे मैंने क्या किया, मैंने अपना ये जो वीडियो है, ठीक है, सीजी कॉम्पिटिटर्स का यूट्यूब चैनल है, ठीक है, ये मैं क्लास ले रहा हूँ, मैंने इसको क्या किया, ऑनलाइन इसको क्या किया, ठीक है, यूट्यूब में डाल दिया। ठीक है, आप ऑनलाइन देख रहे हो, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से कि भाई साहब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों को शेयर करो, मैं बोलता हूँ। और इनमें से मान के चलिए 10,000 लोग देख चुके हैं, मान के चलिए 10,000 लोग देख रहे हैं, और 10,000 में से कुछ ही लोग, 2,000 3,000 लोगों ही ने क्या किया, एक्सेप्ट किया मतलब सब्सक्राइब किया।
भाई सभी के सभी सब्सक्राइब थोड़ी करेंगे, देख के चले जाएंगे ये वीडियो अच्छा नहीं है तो भाई चलो नहीं करेंगे, अच्छा लगा तो हाँ भाई अच्छा है सब्सक्राइब करेंगे। तो कुछ ही लोग ही सब्सक्राइब करेंगे, ऐसा तो नहीं है 10,000 देख रहे हैं तो 10,000 का 10,000 पूरा सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, तो जितने लोग सब्सक्राइब किए या जितने लोग ने क्या किया, एक्सेप्ट किए, हाँ भाई मैं ठीक है ये मानता हूँ कि ये जो कंपनी है ये फ़ायदेमंद है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो उसके लिए वो एक्सेप्ट कर लिए हैं और एक्सेप्ट करके कंपनी को आवेदन कर लिए कि हाँ भाई हम यहाँ पर अपना अंश दान जो है देने वाले हैं। ठीक है, जो आपने निर्गमित किया है, जो शेयर किया है जनता को, ठीक है, वो जनता ने जितने हैं वो एक्सेप्ट कर लिया। मान के चलिए 10,000 लोग देख रहे हैं, 10,000 लोग में से 5,000 लोगों ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया, और 5,000 लोगों ने क्या किया, आवेदन कर लिया कि भाई साहब हम क्या करेंगे, आपकी कंपनी में शेयर करेंगे, आपकी कंपनी में पैसा डालेंगे, ये कर लिए। चलो, तो इसको हम कहते हैं पार्थिक पूंजी। इसके दो प्रकार हैं। ठीक है, इसके क्या है, दो प्रकार हैं, इसको हम ए और बी के नाम से हम लिख सकते हैं। ठीक है, दो प्रकार हैं, एक जैसे हमने क्या कहा पार्थिक, ठीक है, एवं, ठीक है, पूर्णदत्त पूंजी। ठीक है, पार्थिक एवं पूर्णदत्त पूंजी, या जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, सब्सक्राइब, ठीक है, एंड फुल्ली पेड, क्या कहते हैं, फुल्ली पेड। इसका मतलब क्या है कि जितने लोगों ने, देखिए मान के चलिए क्या किया, ठीक है, कोई कंपनी है और कंपनी की मैंने क्या किया, शेयर किया 50 लाख रुपये में, 50 लाख रुपये मेरा अंश पूंजी है, 50 लाख रुपये का 30% मैंने क्या किया, निर्गमित किया। ठीक है, क्या किया, निर्गमित किया, यही हम पढ़ रहे हैं। और ये 30%, ठीक है, जनता ने क्या किया, जनता ने क्या किया, सब्सक्राइब किया, ये हम बात कर चुके हैं, सब्सक्राइब किया जनता ने, और जनता ने सब्सक्राइब कर दिया है, साथ ही साथ पैसा भी पेड कर दिया है। ठीक है, पैसा भी क्या किया है, प्लस पेड कर दिया है। कहने का मतलब है एक्सेप्ट कर लिया और पैसा भी पेड करे। जैसे अगर मैं ये मेरा यूट्यूब चैनल है सजी कॉम्पिटिटर्स का, ठीक है, मैं एक क्लास को ऑनलाइन में प्लेटफॉर्म में यूट्यूब चैनल में डाल देता था, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई सब्सक्राइब करिए, और इस क्लास को कंटिन्यू करने के लिए आप क्या करिए, 1,000 रुपये पे करिए, 1,000 रुपये आप क्या करिए, पे करिए। ठीक है, आपका 4 महीने का कोर्स है, अगर ये 1,000 रुपये पे करते हैं तो आपको कंटिन्यूस दिखाई देंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। तो जिन लोग सबने सब्सक्राइब तो किए होंगे, बहुत सारे किए होंगे, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब तो किए हैं और कुछ लोग ही ने पैसा पेड किया है। ठीक है, मानिए मैंने क्या कहा, 5,000 ने सब्सक्राइब किया। ठीक है, क्या किया, 5,000 ने क्या किया, सब्सक्राइब किया। ठीक है, 5,000 लोगों ने क्या किया, सब्सक्राइब किया, और 5,000 लोगों ने सब्सक्राइब करके क्या किया, पेड भी कर दिया। क्या किया, पैसा पेड कर दिया कि भाई है ये क्लास अच्छी है, हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लेकिन यहीं पर दूसरी बात आती है, एक जिसे हम कहते हैं पार्थिक एवं, ठीक है, पार्थिक एवं, ठीक है, अपूर्णदत्त पूंजी, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट पेड, सब्सक्राइब बट नॉट पेड। इसका मतलब क्या है कि लोगों ने क्या किया, सब्सक्राइब तो कर लिया, लेकिन जो है पैसा जो है पेड नहीं किया है। ठीक है, लोगों ने क्या किया, मान के चलिए अगर 5,000 लोगों ने देखा है, सब्सक्राइब किया है, लेकिन 2,000 लोगों को लगा कि भाई हाँ ये पैड करने वाला क्लास है, तो उन्होंने पैड कर दिया। 3,000 लोगों को लगा कि नहीं पैड करने वाला क्लास है, तो नहीं किया। ठीक है, तो वही कंपनी का जो शेयर है, ठीक है, 30% का शेयर है, और 30% के शेयर में कुछ लोगों ने अपनी हिम्मत दिखाई, और ठीक है, कुछ लोगों ने अपनी हिम्मत दिखाई और कहा कि ये कंपनी बेस्ड है, तो 30% जो शेयर निकला है उसमें हम क्या करते हैं, पैड कर देते हैं, पैसा दे देते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, सब्सक्राइब तो किया, लेकिन क्या किया, पैसा नहीं दिया कि भाई अब नहीं। अंतिम समय में उन्होंने कहा भाई ठीक नहीं है, ये कंपनी ठीक नहीं है, लायक नहीं है, ठीक है, हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते। तो कुछ लोगों ने जो विश्वास दिखाया तो उन्होंने सब्सक्राइब और पैड कर लिए, इसको हम कहते हैं पार्थिक एवं पूर्णदत्त पूंजी। लेकिन कुछ लोगों ने, ठीक है, सब्सक्राइब तो कर लिया है,
लेकिन उनका विश्वास चला गया कि बोलते हैं कि भाई साहब कि हम ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो पैड ही नहीं किया, तो ऐसे को हम पढ़ते हैं पार्थिक एवं अपूर्णदत्त पूंजी। ठीक है, तो इसी को इंग्लिश में कहा जाता है सब्सक्राइब एवं फुल्ली पैड और सब्सक्राइब बट नॉट पैड। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने क्या कहा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पार्थिक पूंजी, पार्थिक पूंजी का मतलब होता है कि निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता ने एक्सेप्ट कर लिया है। और निर्गमित पूंजी मैंने क्या कहा था कि जनता के लिए रखी गई पूंजी को हम क्या कहते हैं, निर्गमित पूंजी कहते हैं, कि शेयर जनता को बांट दी गई है। ठीक है, जो 30% जनता को हमने बांटे हैं उनमें से जनता ने एक्सेप्ट कर लिया और कंपनी को आवेदन कर लिया कि हम क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। लेकिन पार्थिक पूंजी के भी दो भाग हैं, दो प्रकार हैं। एक मैंने कहा पार्थिक एवं पूर्णदत्त पूंजी और दूसरा पार्थिक एवं अपूर्णदत्त पूंजी। ठीक है, पार्थिक और पूर्णदत्त पूंजी को हम कहते हैं सब्सक्राइब बट फुल्ली पैड। सब्सक्राइब तो कर लिए है और साथ ही साथ पैड भी कर लिया पैसा, इसको हम कहते हैं पार्थिक एवं पूर्णदत्त पूंजी। ठीक है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा भी दे दिया। लेकिन पार्थिक एवं अपूर्णदत्त पूंजी कहने का मतलब सब्सक्राइब बट नॉट पैड का मतलब होता है कि सब्सक्राइब तो कर लिया है, लेकिन ठीक है उनका विश्वास अंतिम समय में चला गया और उन्होंने पैसा पैड नहीं किया। जैसे आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया, लेकिन पैसे देने की बारी आएगी तो आप कहेंगे भाई साहब इससे अच्छा तो दूसरा क्लास देख लेंगे, या यूट्यूब में बहुत सारे जो फ्री ऑफ कॉस्ट के जो है क्या है चैनल है तो उसको देख लेंगे। ये सोच के, बहुत सारे कारण सोच के आपने क्या किया, पैसा पे नहीं किया। तो इस प्रकार की चीज़ों को हम क्या कहते हैं, पार्थिक एवं अपूर्णदत्त पूंजी। तो आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं भाई? इसमें सब्सक्राइब और पैड दोनों किए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें सब्सक्राइब बस किए हैं, पैड नहीं किया है। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो ये हम देख चुके हैं चौथे नंबर का। पांचवें नंबर पे हम चलते हैं। ये बोलता है याचित पूंजी। याचित पूंजी, अब याचित पूंजी का मतलब होता है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल, अब कॉल्ड अप कैपिटल क्या है भाई? ठीक है, पार्थिक पूंजी को कंपनी किस्तों में मांग सकती है, किस्तों में मांगती है, तब उसे हम कहते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, याचित पूंजी कहते हैं। याचित पूंजी कहते हैं। मैं देखिए डेफिनेशन वगैरह, ठीक है, मैं सिर्फ एक एक लाइन में लिख रहा हूँ, ज़्यादा इधर उधर मैं, ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ एक एक लाइन में डेफिनेशन लिख रहा हूँ, समझा ज़्यादा रहो, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है आपको। नहीं तो डेफिनेशन तो पड़ा है मेरे पास अगर मैं दिखाऊँ तो देखिए, ठीक है, जस्ट 1 मिनट वेट करिए। देखिए ये अंश पूंजी, ठीक है, इतने सारे जो चीज़ें आपको देखने को मिला पीडीएफ में है। और ये आपको देखिए अंश पूंजी क्या है, अंश पूंजी के प्रकार क्या है। देखिए अंश पूंजी का वर्गीकरण ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं, डेफिनेशन तो प्रॉपर जो है और इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। अधिकृत पूंजी के बारे में लिखा हुआ है, ये देखिए इतने सारे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है।
तो उसको अगर पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिए, समझना चाहते हो तो समझ लीजिए, क्योंकि लिखा बहुत ज़्यादा है, तो इससे अच्छा हम क्या समझना ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, निर्गमित पूंजी यहाँ भी लिखा हुआ है, अनिर्गमित पूंजी ये लिखा हुआ है। ठीक है, अभिदत्त पूंजी ये लिखा हुआ है। ठीक है, प्रदत्त पूंजी, ठीक है, ये सारे चीज़ें ये लिखी हुई है और देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, इस प्रकार अयाचित पूंजी, आरक्षित पूंजी, ये निर्गमित पूंजी, ये पूरा दिखा हुआ है और एग्जाम्पल से इस प्रकार से समझाया भी गया है। ठीक है, तो मेरे पास PDF पड़ा हुआ है। ठीक है, इससे मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, क्योंकि इतने सारे चीज़ दी हुई है। ठीक है, चलिए, तो ये आप देख सकते हैं भाई प्रॉपर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होंगे, जाहिर सी बात है, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो होंगे, और नहीं भी होंगे तो मैं जो है डाल दूंगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। याचित पूंजी। अब याचित पूंजी होता क्या है? पार्थिव पूंजी को कंपनी किस्तों में मांगती है, तब उसे याचित पूंजी कहते हैं। देखिए, हमने क्या कहा, जो 50 लाख रुपया है, ठीक है, हमने क्या कहा भाई, जो 50 लाख रुपया है, एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जो 50 लाख रुपया है वो क्या है, हमारा अधिकृत पूंजी है। उसमें से 30% हमने क्या किया, ठीक है, ये क्या है, अधिकृत पूंजी है, अधिकृत पूंजी है, और इस अधिकृत पूंजी में से 30% हमने क्या किया, निर्गमित किया। और निर्गमित करके, ठीक है, किन किन व्यक्ति ने आवेदन किया, ठीक है, क्या किया कि जितने भी व्यक्ति आवेदन किया, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया, जितने भी क्या है, सब्सक्राइब्ड कर लिया, प्लस पैड कर लिया, ठीक है, इसको हम कहते हैं याचित, इसको हम कहते हैं भाई याचित पूंजी। यही हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, सॉरी, पार्थिव पूंजी, यही हम पढ़े थे, क्या है, पार्थिव पूंजी, पार्थिव पूंजी। और इसी पार्थिव पूंजी को जो सब्सक्राइब कर लिया और क्या करेंगे, पैड, कई लोगों ने पैड कर लिया, कई लोगों ने पैड करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पैड को, ये पार्थिव पूंजी को हम क्या कर सकते हैं, किस्तों में मांग सकते हैं। कहने का मतलब EMI में मांग सकते हैं, किस्तों में मतलब EMI में। जैसे आप जैसे मोबाइल लेते हैं, ठीक है, मान के चलिए आपने क्या किया, मोबाइल लिया, ठीक है, 15,000 का मोबाइल लिया, और आप बोलते हैं भाई साहब मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं अभी 5,000 रुपया दे देता हूँ, 10,000 को मैं किस्तों में दूंगा। ठीक है, 10,000 रुपया को मैं क्या करूंगा, किस्तों में दूंगा। ठीक है, तो ये ऐसा करते हैं, ऐसा दुकानदार भी, ठीक है, क्योंकि उनको चाहिए ब्याज चाहिए। ठीक है, तो ब्याज चाहिए, ब्याज से मतलब है उनको। ठीक है, तो वो ब्याज से मतलब है, तो ब्याज के आधार पर वो क्या करेगा, ठीक है, वो 10,000 रुपये को किस्तों में बांट लेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, जो आपने तो सब्सक्राइब कर लिया, लेकिन जब पैसे पटाने की बारी आती है तो आपके पास ये होता है कि भाई साहब हम पैसे जो हैं EMI में देंगे, या कंपनी खुद बोलती है कि पैसे को आप क्या करिए, EMI में दीजिए, क्योंकि समय समय पर ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो क्या करिए, EMI में दीजिए। जब पैसे जो है, ठीक है, जो शेयर्ड पैसे जो आप कंपनी को देना है, ठीक है, जो कंपनी ने शेयर किया और आपने सब्सक्राइब कर लिया, पैड करना चाहते हैं, तो वो पैसा क्या करिए, एक साथ एक मुश्त न देकर क्या कर सकते हैं, EMI या किस्तों में पे कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं याचित पूंजी। तो पार्थिव पूंजी को कंपनी किस्तों में मांगती है, तब उसे हम कहते हैं याचित पूंजी। इसलिए मैं एक वर्ड में लिखा हूं। ठीक है, चलिए एक लाइन में लिखा हूं। देखिए, और दूसरा एक अयाचित पूंजी भी लिखा है, तो अयाचित पूंजी का मतलब होता है जस्ट उल्टा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अयाचित पूंजी। और अयाचित पूंजी ऐसा पूंजी जो किस्तों में नहीं मांगती, सिंपल सी बात है। ठीक है, ऐसा पूंजी जो क्या है, किस्तों में नहीं मांगती, उसको हम क्या कहते हैं, अयाचित पूंजी। ठीक है, चलिए ये दोनों बातें हैं, जस्ट उल्टा, अपोजिट। 6 हो गए।
ठीक है, 7वें पर हम चलते हैं। 7वां संचित पूंजी। एक है संचित पूंजी या जिसे हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल। ठीक है, रिजर्व कैपिटल। चलिए, और दूसरा इसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल कहने का मतलब होता है, ठीक है, कि जो पूंजी है, जो अयाचित पूंजी है, जैसे अयाचित पूंजी जिसको मंगे नहीं है। ठीक है, अयाचित पूंजी कहने का मतलब है पैसा मंगे नहीं है, इसको समझिए। ठीक है, अभी क्या किए हैं, अभी पैसा मंगे नहीं है। ठीक है, अयाचित पूंजी का मतलब होता है कि पैसा उनसे मंगे ही नहीं कि भैया बाद में देना। क्या किया, बाद में देना, पैसा अभी रख लो। ठीक है, मेरे पास पैसा हो गया, बाद में देना। आपने सब्सक्राइब किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप कंपनी के मेंबर बन गए हैं, कंपनी के जो है शेयर धारक बन गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, पैसा थोड़ा बाद में देना, तो उसको हम कहते हैं अयाचित पूंजी। अब देखिए, अयाचित पूंजी का वह भाग, ठीक है, अयाचित पूंजी का वह भाग, ठीक है, जो जनता से तुरंत न मंग कर, ठीक है, भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर मांगता है। क्या है, आवश्यकता पड़ने पर मांगता है या मांगते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है अयाचित पूंजी को हमने क्या कहा है, ऐसा पूंजी जो आप अभी मत दीजिए, आपके पास रखिए, आप मुझे अभी मत दीजिए। ठीक है, तो देखिए, अयाचित पूंजी का वह भाग जो जनता से तुरंत नहीं मांगेगा, पैसे तुरंत दीजिए भाई तब आप यहाँ के मेंबर बनेंगे, ऐसा नहीं, यहाँ के शेयर धारक बनेंगे, ऐसा नहीं बोल, तुरंत नहीं मांगेगा। ठीक है, उनको क्या बोलेगा कि भविष्य में अगर मुझे आवश्यकता होती है, ठीक है, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीने, ठीक है, साल भर, 2 साल बाद अगर मुझे आवश्यकता होती है तब ऐसी पूंजी को मुझे देंगे, आप अपने पास ही रखिए। ऐसे पूंजी को हम कहते हैं संचित पूंजी। जैसे आपने सुने होंगे संचित निधि। ठीक है, संचित निधि में पैसा रहता है और वहाँ से गवर्नमेंट निकाल कर बहुत सारे कार्य करती है, ये अपने जो है संविधान में पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार का है संचित पूंजी या संचित निधि। थी निधि मतलब पैसा ही है, पूंजी मतलब पैसा है। ठीक है, तो संचित निधि या संचित पूंजी का मतलब वही है कि पैसा वहाँ रिजर्व रहेगा। रिजर्व कैपिटल का मतलब रिजर्व रहेगा, पैसा आपके पास सेव रहेगा, लेकिन मुझे जब जरूरत पड़ेगी, कंपनी को जब जरूरत पड़ेगी तब मैं उससे मांग लूंगा भविष्य में जरूरत पड़ने पर। इसको हम कहते हैं संचित पूंजी। अंतिम है हमारा, एक होता है पूंजीगत पूंजी। क्या कहता है, पूंजीगत पूंजी, और इसको कहते हैं उल्टा, किसको उल्टा, संचित पूंजी का उल्टा कहने का। और रिजर्व कैपिटल, इसको हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व। ठीक है, रिजर्व। ठीक है, पूंजीगत पूंजी या जिसे हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व। ठीक है, इसमें एक लाइन लिख लीजिए, ज्यादा मत लिखिए। ठीक है, कंपनी, चलिए, जब कंपनी अपने लाभों को क्या करती है, संचित करती है, या लाभों को रिजर्व रखती है। लाभों के क्या करती हैं भाई, रिजर्व रखती है, तब उसे हम क्या कहते हैं, पूंजीगत पूंजी कहते हैं। पूंजीगत पूंजी कहते हैं क्या कहते हैं, पूंजीगत पूंजी कहते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए मैंने क्या लिखा कि जब कंपनी अपने लाभों को संचित रखती है, लाभों को रिजर्व रखती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं पूंजीगत पूंजी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जिससे कंपनी को प्रॉफिट हुआ,
कंपनी को पेन बनाने वाली कंपनी स्टार्टिंग में बताया था कि पेन बनाने वाली कंपनी 50 लाख रुपया लगेगा, ठीक है, टोटल अमाउंट। उसमें लोग शेयर कर रहे हैं, 30% इशू किया था, उसमें शेयर लगा रहे हैं। अब कंपनी को क्या हुआ, फायदा हुआ, पेन बहुत ज़्यादा बिक रही है, ठीक है, पेन बहुत ज़्यादा चल रहा है, लॉन्ग टाइम तक चल रहे हैं, वो अच्छा लग रहा है, ठीक है। पेन के डिफरेंट कलर जो है पेन मैन्युफैक्चर किए हैं। इस प्रकार से जब पता चला तो ये पेन बहुत ज़्यादा चली और कंपनी को फायदा हुआ, कंपनी को लाभ हुआ। अब जब कंपनी को लाभ हुआ है तो ऐसे लाभों को क्या करेगी कंपनी, संभाल के रखेगी, रिजर्व करके रखेगी, ठीक है, कि भाई किसी समय जब काम आएगा तो उसको क्या करेंगे, उसको यूज़ करेंगे। तो ऐसे पैसा, ऐसी पूंजी जो अपने लाभों को रिजर्व करती है कंपनी, इसी को हम कहते हैं पूंजीगत पूंजी, ये कैपिटल रिजर्व। दोनों में अंतर है, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में अंतर है। रिजर्व कैपिटल कहने का मतलब है लोगों से या जनता से वह पैसे बाद में मांगती है, भविष्य में जब आवश्यकता पड़ेगी, तुरंत नहीं मांगते, तो वो जनता के पास रिजर्व रहता है। पैसा किसके पास रहता है, जनता के पास रिजर्व रहता है। लेकिन जो कैपिटल रिजर्व है या पूंजीगत पूंजी है, वो कंपनी के पास लाभ जो है, कंपनी का जो लाभ है वो कंपनी के पास रिजर्व रहता है, ठीक है, दोनों में अंतर है। क्लियर है बातें, ठीक है। तो ये सारी चीज हो गई, इसको एक बार कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू कहने का मतलब एक बार फिर से समझते हैं टोटल, ठीक है, पूरे 8 का 8 हम कंटिन्यू थोड़ा समझते हैं एक बार। चलिए, अधिकृत पूंजी को मैंने क्या कहा, जो टोटल अमाउंट लगेगा, कंपनी पेन बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, तो उसके लिए 50 लाख रुपये जो अधिकतम अमाउंट लगेगी, ठीक है, पूरे जो है पेन बनाने या पूरा चलाने के लिए कंपनी को, तो वो जो 50 लाख रुपये होगा वो क्या कहलाएगा, अधिकृत पूंजी कहलाएगा। सिंपल सी बातें हैं। चलिए, पहला हो गया समझ में, निर्गमित पूंजी या इशूड पूंजी। इशू पूंजी का कहने का मतलब है जो 50 लाख रुपये कंपनी ने क्या किया, ठीक है, कहा कि भाई ये कंपनी चलेगी 50 लाख रुपए में, उस 50 लाख रुपए का कुछ परसेंट, चाहे वो 10%, 20%, 30%, कितना भी परसेंट वो जनता से मांगेगी, ठीक है, कि जनता आइए और यहाँ इन्वेस्टमेंट करिए, और इन्वेस्टमेंट करके आप यहाँ के जो है क्या कर सकते हैं, शेयर धारक बन सकते, आपको भी प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो जनता क्या करेगी, विश्वास दिखाएगी कि भाई हाँ चलो ठीक है। तो जो 30% जो शेयर रिलीज किया है, इशू किया है कंपनी ने, और 70% अपने पास रखा है, तो जो 70% है, ठीक है, वो तो मालिक का हुआ, और जो रिलीज किया, इशू किया, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, निर्गमित पूंजी। लेकिन जो 70% मालिक के पास है उसको हम क्या कहते हैं, अनिर्गमित पूंजी, जो तीसरे नंबर में आया है, ठीक है, जो क्या है, तीसरे नंबर में आया है। तो 50 लाख रुपया निर्गमित पूंजी, ठीक है, 30% जो है निर्गमित 50 लाख रुपये अधिकृत पूंजी और 30% निर्गमित पूंजी जो जनता ने एक्सेप्ट किया, जनता के लिए, ठीक है, जनता के लिए दिया है, ठीक है, और ये कितना है, मालिक का है, ठीक है, ये किसका है, मालिक का है, ठीक है। तो जो मालिक का है वो 70% है, जनता के लिए इशू किया वो 30% है, इसी को निर्गमित पूंजी कहा जाता है, और मालिक के लिए जो 70% है वो क्या है, अनिर्गमित पूंजी कहा है। और टोटल जो पूंजी है 50 लाख रुपये वो अधिकृत पूंजी है। तीनों आपको प्रॉपर समझ में आ गया है। चलिए, चौथा हमने कहा पार्थिव पूंजी। तो पार्थिव पूंजी क्या है, निर्गमित पूंजी, जो रिलीज पूंजी है, ठीक है, उस रिलीज पूंजी में जनता ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, हमने क्या, दरवाजे खोल दिए, ठीक है, कि भाई आइए आपका स्वागत है, आप क्या करिए, इन्वेस्टमेंट करिए। तो क्या किया, जनता ने एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्ट जिन्होंने किया है उसी को हम कहते हैं पार्थिव पूंजी। पार्थिव पूंजी के 2 प्रकार थे, जैसे कि हमने कहा, ठीक है, पार्थिव एवं पूर्णदत्त पूंजी, सब्सक्राइब एवं फुल्ली पेड। तो जनता ने तो एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद सब्सक्राइब कर लिया और पेड भी कर लिया कि हाँ भाई हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसे को हम बोलते हैं पार्थिव एवं पूर्णदत्त पूंजी या सब्सक्राइब एवं फुल्ली पेड, ठीक है। दूसरा बी, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। तो मैंने क्या, सब्सक्राइब तो कर लिया, जैसे आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन जब पैसे ऑनलाइन जो है देखने के समय आप पैड नहीं करते, कई लोग पैड नहीं करते, तो वही है, पैड नहीं किए, सब्सक्राइब तो कर लिए लेकिन पैड नहीं किए, तो उसको हम करते हैं सब्सक्राइब बट नॉट पैड, ठीक है। क्लियर है बातें। याचित पूंजी किसे कहते हैं, याचित पूंजी, ठीक है, किसे कहते हैं, पार्थिव पूंजी का वह भाग जो किस्तों में मांग सकती है, ठीक है। कंपनी क्या करती है, किस्तों में जब पैसे मांगती है शेयर का, तो उसको हम कहते हैं याचित पूंजी।
अयाचित पूंजी, ठीक है, उसको भी मंगे ही नहीं, इसको अभी मंगे नहीं, पैसा जब जनता से मंगे नहीं, सब्सक्राइब कर लिए लेकिन मंगे नहीं, तो उसको कहते हैं अयाचित पूंजी। और अयाचित पूंजी का ही वह भाग जो जनता से तुरंत ना मांग के भविष्य में मांगने की जो है, जब भविष्य में जरूरत पड़ती है तब मांगते हैं, तब उसे कहते हैं संचित पूंजी या रिजर्व कैपिटल। और कैपिटल रिजर्व या पूंजीगत पूंजी किसे कहते हैं, जब कंपनी को फायदा होता है, कंपनी को लाभ होता है, तो वो कंपनी उस पैसे को, ठीक है, रिजर्व करके रखती है, तो उसे पूंजीगत पूंजी कहते हैं। क्लियर हो गए आप? क्लियर होगा मेरे ख्याल से, बातें क्लियर होगी, ठीक है, मेरे ख्याल से क्या है भाई, बातें आपको क्लियर होगी, याद रखेंगे। दो मिनट का ब्रेक है, फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बाकी है लेकिन 2 मिनट का ब्रेक है, ठीक है। चलिए तब तक इसको पढ़िए आप लोग। चलिए कंटिन्यू करते हैं भाई। अब देखिए क्या देख रहे थे हम, शेयर कैपिटल एंड लायबिलिटीज, अंश पूंजी एवं देनदारियां। तो अंश पूंजी हमारा हो गया, ठीक है। अब पढ़ेंगे देनदारियां। देनदारियां ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ज़्यादा नहीं है, आप समझ चुके होंगे, पहले भी एक बता चुका हूँ, थोड़ा से इंट्रोडक्स दे चुका हूँ, ठीक है। देनदारियां क्या है भाई, देनदारियां या जिसे हम कहते हैं लायबिलिटीज, देनदारियां या लायबिलिटीज, ठीक है।
अब ये होता क्या है, इसको अगर परिभाषा से परिभाषित करें तो ये देनदारियां हैं क्या, लायबिलिटीज है क्या। चलिए इसको लिख लेते हैं, फिर बातें करेंगे। किसी कंपनी का ऐसा राशि जो ऋण के रूप में बकाया है या बाकी है, बकाया मतलब बाकी, बकाया है, ठीक है, क्या कहलाता है, देनदारियां कहलाता है, देनदारियां या लायबिलिटी कहलाता है। ठीक है, सिंपल सा एक लाइन की परिभाषा है। मैंने क्या कहा कि देनदारियां क्या होती है भाई, हम पढ़ रहे हैं अंश पूंजी एवं देनदारी, अंश पूंजी समझ में आएगा, अब पढ़ेंगे देनदारियां। तो किसी कंपनी का ऐसा राशि जो ऋण के रूप में बाकी है, बकाया है, उसको हम कहते हैं देनदारी या लायबिलिटीज। जैसे कि एग्जांपल से अगर समझें, एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल से हम समझें तो देखिए, मान के चलिए, देखिए कोई कंपनी है और कंपनी के पास पैसा, और पैसा कहाँ से आएगा भाई, पैसा भाई ऐसा तो नहीं पेड़ में उगेंगे, पैसा तो कहीं से आएगा। तो कंपनी क्या किया, ठीक है, कंपनी ने क्या किया, लोन लिया, कंपनी ने क्या किया, लोन लिया। किसी से भी लोन ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी बैंक हो, ठीक है, चाहे वो SBI हो, ठीक है, चाहे वो HDFC हो, ठीक है, PNB हो, कहीं से, या हो सकता है कंपनी ने उधारी मांगी हो किसी अपने दोस्त से, अपने बिजनेसमैन से, ठीक है, किसी बिजनेसमैन से, ठीक है, किसने बिजनेसमैन से क्या किया, उधारी मांगी हो, ठीक है। तो ऐसे जो उधारी बचा है, लोन बचा है, उसी को हम कहते हैं लायबिलिटीज, या उसी को कहते हैं देनदारियां, ठीक है, जो हमें देना है, मतलब कंपनी को देना है। कंपनी किस्तों में लोन चुका रही है, कंपनी किसी को उधारी दे रही है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं देनदारियां। देनदारियां मतलब देना बाकी रह गया है, ठीक है, बकाया रह गया है, उसको दे रहे हैं, कंपनी दे रही है, लोन का पैसा दे रही है, उधारी जो लगा उसको दे रही है, तो ऐसे को हम कहते हैं देनदारियां, ठीक है। देनदारी या लायबिलिटीज दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। देनदारियां के प्रकार, देनदारियां दो प्रकार के हो सकते हैं। एक जिसे हम कहते हैं इंटरनल लायबिलिटीज, इंटरनल लायबिलिटी, और दूसरा एक्सटर्नल, ठीक है, लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी और दूसरा क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब ये होता क्या है भाई, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी होता क्या है, मान के चलिए, ठीक है, एग्जाम्पल से दोनों को समझते हैं, दोनों को हम क्या समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई कंपनी है, कोई क्या है, कंपनी है। अब इस कंपनी को चलाने के लिए एक बॉस की ज़रूरत होगी, एक मालिक की ज़रूरत होगी, ठीक है, एक बॉस की ज़रूरत होगी, एक मालिक की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इस कंपनी को क्या किया, इस कंपनी को बॉस ने, मान के चलिए कितने की रिक्वायरमेंट है कंपनी को, मान के चलिए जैसे कि हम मानते हैं कि 50 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एक बात की बात है, कंपनी को कितनी चाहिए, ठीक है, 50 लाख रुपये चाहिए, ठीक है, क्या होगा, 50 लाख रुपये चाहिए, किसको, कंपनी को, और वो कौन दे रहे हैं, मालिक दे रहे हैं, बॉस दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ का मालिक, वहाँ का बॉस कंपनी के। और ये 50 लाख रुपये क्या होगा, वापस होगा, ठीक है। जब 50 लाख रुपया जब वापस होगा, ठीक है, क्या होगा भाई, 50 लाख रुपया, तो 50 लाख रुपया, ठीक है, 50 लाख रुपया कंपनी
कंपनी, ठीक है, क्या है, कंपनी की क्या है, इंटरनल देनदारी है, इंटरनल देनदारी है, देनदारी या इंटरनल लायबिलिटीज है, देनदारी है, ठीक है, जो किसको देना है भाई, मालिक को देना है, ठीक है। 50 लाख रुपया मालिक ने लगाया है तो भाई उसको प्रॉफिट तो उसको मिलेगा, प्रॉफिट के साथ उसको देना भी पड़ेगा मालिक को, ठीक है। तो देखिए 50 लाख रुपया क्या है, देनदारी बचा है, किसको, कंपनी किसको देगी, मालिक को देगी। तो वही जो है 50 लाख रुपया जो है मालिक ने दिया है उसको वापस तो लेंगे, साथ ही साथ कुछ अगर प्रॉफिट हुआ तो वो देंगे। तो 50 लाख रुपया जो है देनदारी बचा है, इसी को हम बोलते हैं इंटरनल देनदारी, ठीक है। दूसरे नंबर के एग्जाम्पल से अगर हम समझेंगे तो यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान के चलिए कोई कंपनी है, ठीक है, और कंपनी का जो मालिक है, जो बॉस है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैसा लगाया, ठीक है, यही लगाया, कितना लगाया, बस एक ही एग्जाम्पल समझते हैं, यही एग्जाम्पल मान के चलिए 50 लाख रुपया उन्होंने लगाया, समझेगा क्या किया, 50 लाख रुपया लगाया, 50 लाख रुपया लगाया, ठीक है। लेकिन क्या होता है भाई साहब, क्या होता है, कंपनी जो है कंपनी को बीच में कुछ और पैसे की जरूरत आन पड़ती है, 50 लाख रुपया कमी पड़ रहा है कंपनी को, तो मालिक तो दे दिया, मालिक के पास अब बोल रहे हैं मालिक कि भाई साहब अब नहीं है, अब मेरे पास जितना था मैंने दे दिया। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी क्या करेगी भाई, लोन लेगी, कंपनी क्या करेगी, लोन लेगी, किसी से भी ले सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा SBI से, ठीक है, PNB से, HDFC से, HDFC, ठीक है, ETC, जितने भी जो भी बैंक है उससे क्या करेगी, लोन लेगी। तो मान के चलिए क्या होगा, कंपनी कितने का लोन दे रही है इसको, ठीक है, मान के चलिए 10 लाख की जरूरत है, तो 10 लाख रुपया, ठीक है, जो भी बैंक है करस्पॉन्डिंग जो भी बैंक है वो उन्होंने क्या किया, 10 लाख रुपया लोन दिया, क्या, किसको, कंपनी को। तो देखिए कंपनी चुकाएगी भाई, 10 लाख रुपया लोन लिया है तो बाद में तो चुकाना पड़ेगा, तो ये 10 लाख रुपये विथ ब्याज, विथ इंटरेस्ट, ब्याज के साथ चुकाएगी, ठीक है, 10 लाख रुपये ब्याज के साथ, ठीक है, क्या करेगी, चुकाएगी। तो 10 लाख रुपया ब्याज के साथ कंपनी जो भी बैंक से लोन लिया है, SBI, PNB, HDFC, जो भी बैंक से लोन लिया है उसे 10 लाख रुपये विद ब्याज के साथ चुकाएगी। तो इसी को हम कहते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। कहने का मतलब है कंपनी का एक्सटर्नल लायबिलिटी अभी बकाया है कि वो 10 लाख रुपये ब्याज के साथ किसको चुकाएगी, ठीक है, उस करस्पॉन्डिंग बैंक को चुकाए जिससे वो लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिए कि पहले स्थिति में इंटरनल लायबिलिटी में क्या हो रहा था, कि प्रॉफिट हो लॉस हो, ठीक है। यहाँ पर यदि प्रॉफिट होता है, लॉस होता है तो मालिक पर असर पड़ता है। किसका असर पड़ता है, मालिक पर या बॉस पर असर पड़ता है। प्रॉफिट हो या लॉस हो किस पर असर पड़ता है भाई, मालिक पर असर पड़ता है, ठीक है। जैसे आपने बिजनेस खोले, दुकान डाले, अगर प्रॉफिट होगा तो आपका ही है, लॉस होगा तो आपका है। तो मालिक ने यहाँ पर पैसे लगाया है 50 लाख रुपये, अगर उसमें वहाँ पर प्रॉफिट होता है तो भी ठीक है उनका ही है, लॉस होता है तो उनका तो लॉस ही है, ठीक है। तो इसमें जिम्मेदारी किसकी है, ठीक है, मालिक का है। जो भी है मालिक का ही नुकसान है, मालिक का ही फायदा है। लेकिन दूसरे कंडीशन कहने का मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी में क्या है कि जो लोन लिया है, ठीक है, जिस बैंक से लोन लिया है उस बैंक को कोई मतलब नहीं है। लोन देगा बैंक, ठीक है, और अपना ब्याज सहित लेगा कि कंपनी को प्रॉफिट हो, कंपनी को लॉस हो, वो कंपनी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चाहे कंपनी डूब जाए, कंपनी टूट जाए, कंपनी बिखर जाए, कंपनी खत्म हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उनका पैसा अगर 10 लाख दिया है तो ब्याज सहित वो 10 लाख रुपया उनको चाहिए, चाहे कंपनी कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, बॉस जो है वो क्या कर रहे थे, लॉस होगा तो उनकी लॉस है, फायदा होगा तो फायदा है। लेकिन लोन जो दिया है वहाँ पर फायदा ही फायदा है, चाहे वो कंपनी प्रॉफिट हो, लॉस हो। तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल।
तो देखिए जो कंपनी का एक्सटर्नल लायबिलिटी बाकी है किस, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब एक्स्ट्रा लिया है, बाहर से लिया है, लोन लिया है, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल। लेकिन घर से लिया, घर से मतलब मालिक है, तो ठीक है, तो मालिक से लिया तो इंटरनल, और अगर कहीं से लोन लेता है तो एक्सटर्नल लायबिलिटी बचा है किसके, लोन का, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल। तो समझ में आपको देनदारी के प्रकार इंटरनल, एक्सटर्नल। चलिए इसके भी एक्सटर्नल के भी दो प्रकार है भाई, एक्सटर्नल लायबिलिटी के दो प्रकार हैं, ठीक है। एक हम कह सकते हैं करेंट और दूसरा नॉन करेंट, करेंट और दूसरा नॉन करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। इसको हम देखते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी के भी क्या है, दो प्रकार है, ठीक है। हम इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। इस एक्सटर्नल लायबिलिटी के भी कितने प्रकार है भाई, दो प्रकार है। जैसे कि हमने कहा एक जिसे हम कहते हैं, इसको इस प्रकार से लिखते हैं, एक जिसे हम कहते हैं करेंट लायबिलिटीज, और दूसरा क्या कहलाता है, नॉन करेंट लायबिलिटी, ठीक है। एक कहलाता है करेंट लायबिलिटीज और नॉन करेंट लायबिलिटीज। इसमें दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। लायबिलिटीज मतलब देनदारियां, ठीक है। तो वह राशि, पहले दोनों को लिख लेते हैं, वह राशि जो एक वर्ष के भीतर, ठीक है, वह राशि जो एक वर्ष के भीतर पे करना है, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। वह राशि पूरा लिख लेते हैं, करंट लायबिलिटी है, लायबिलिटी है। वह राशि जो एक वर्ष के अधिक सीमा में पे करना है, क्या कहलाता है, नॉन करेंट लायबिलिटी। मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ LIB, ठीक है, नॉन करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, समझते हैं। मैंने क्या कहा, एक्सटर्नल लायबिलिटी के भी दो प्रकार हैं। एक मैंने कहा करेंट लायबिलिटीज और दूसरा नॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी का मतलब है कि वह राशि, लायबिलिटी का मतलब देनदारियां, देना है, बाकी है, ठीक है। तो वह राशि जो एक वर्ष के भीतर ही पे करना है, उसको हम कहते हैं करेंट लायबिलिटीज। तो करेंट लायबिलिटी जैसे हम बोल सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं कि हम बोल सकते हैं शॉर्ट टाइम जो लोन होता है, शॉर्ट टाइम क्या होता है, लोन होता है, वो क्या है, करेंट लायबिलिटी है। कि भाई एक साल में आप जो है क्या करना है, पे करना है। जैसे मान के चलिए आपने क्या किया, मोबाइल लिया, ठीक है, आपने 10,000 का मोबाइल लिया, और 10,000 का मोबाइल लिया और आप चाहते हैं कि जो कुछ पैसे दे दिए, ठीक है, कुछ पैसे क्या किए, दे दिए। जैसे 5,000 आपने दे दिए, 10,000 का मोबाइल लिया और 5,000 का आपने पे कर दिया, 5,000 मैं EMI में क्या करूँगा, EMI क्या जो है किस्तों में दूंगा 5,000। तो आपने क्या किया, ठीक है, उस 5,000 को 2,500 करके 10 किस्तों में बांध दिया, ठीक है, मतलब 10 महीने में। तो 10 महीने में आप उसको पे कर देंगे। तो ऐसे जो शॉर्ट टाइम लोन होते हैं या शॉर्ट टाइम EMI होता है, उसको हम कहते हैं करंट लायबिलिटी, जो एक वर्ष के भीतर ही आपको पे करना पड़ता है, ठीक है, एक वर्ष के अंदर ही आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो मान के चलिए अगर कंपनी को किसी राशि, थोड़ी बहुत राशि की ज़रूरत पड़ी तो भाई 1 साल के लिए ले लेते हैं, या अपने दोस्तों से उधारी मांग लेते हैं कि 1 साल के भीतर, ठीक है,
कि हम क्या करेंगे, देंगे। या ऐसा होता है कि किसान ऐसे बोलते हैं, देखने को मिलता है कि भाई जो है आप अभी लोन दे दीजिए, ठीक है। आप किसान आप सुने होंगे, ठीक है, KCC किसान क्रेडिट कार्ड वाला, ठीक है। तो उसमें भी आपको उर्वरक वगैरह के लिए लोन दिया जाता है, और धान कटने के बाद आप क्या करते हैं, पैसा पटा देते हैं, लोन का पैसा। कहने का मतलब 1 साल के अंदर, तो बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि वह राशि, वह पैसा जो आप 1 साल के अंदर किसी को जो उधारी लग रहा है, जो लोन आपने लिए उसको पटाना है, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक, करंट लायबिलिटी। बस सिंपल सी बातें हैं। दूसरे आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल के, तो जो है लॉन्ग टाइम, ठीक है, लॉन्ग टाइम जो है लोन, लॉन्ग टाइम लोन कहने का मतलब है जो 1 साल से अधिक होगा, ठीक है। 1 साल से अधिक के लिए आपने क्या उधारी लिए, ठीक है। मान के चलिए बैंक से आपने क्या है 100 करोड़ आपने क्या है बैंक से लोन लिया है, तो वो 100 करोड़ 1 साल में चुकाना मुमकिन नहीं होगा। तो ये 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितना भी जो है वो मैक्सिमम जो भी है 1 साल के ऊपर जितना आप चुकाएंगे उसको हम कहते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी, जो है 1 साल के ऊपर रहता है, ठीक है। तो 1 साल के अंदर अगर किसी पैसे को चुकाते हैं, 1 साल के अंदर चुकाते हैं, तो वो करेंट लायबिलिटी है। और 1 साल से ऊपर अगर सीमा हो जाती है, 1 साल से अधिक सीमा के बाद अगर पटाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, नॉन करेंट लायबिलिटी। और ये किसके प्रकार है, एक्सटर्नल लायबिलिटी के प्रकार है, ठीक है। और देनदारियाँ की ही प्रकार क्या है, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। तो ये देनदारी आपको समझ में आई, देनदारी मतलब देना है, ठीक है। देनदारी से समझिए देना है, ठीक है। किसको देना है, जो आपने लोन लिया, जो उधारी लिया, ठीक है, उसको आप देना है। जो बकाया रह गया उसको हम क्या कहते हैं, देनदारियाँ, ठीक है। तो चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये हो गया आपका अंश पूंजी और देनदारी। देनदारी में इतना ही याद रखेंगे। और अंश पूंजी के मैंने जो ये डेफिनेशन बताया, एग्जाम्पल बताया, और ये प्रकार याद रखिए भाई, ठीक है। ये प्रकार याद रखेंगे, ये पूरा प्रकार आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपका अंश पूंजी और देनदारियां दोनों हो जाते हैं यहाँ पर समाप्त, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं, क्योंकि ये हो चुका है आपका समाप्त। नेक्स्ट क्लास में हो सकता है ये अंश पूंजी था, अब बाकी है आपका कार्यशील। देखते हैं थोड़ा क्या क्या बाकी रह गया है। अगर बातें करें, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हम तो लगभग 80-90% क्या है सिलेबस कवर कर चुके हैं। चलिए, ये पूरा सहकारिता वाला तो पूरा खत्म हो गया है, ठीक है। ये पूरा हो चुका है, आपका सहकारिता से संबंधित बातें खत्म हो चुकी है। बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट, सहकारिता समिति का बैंकों का लागू, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जिसको नाबार्ड कहते हैं, नाबार्ड भी आपका हो चुका है, ठीक है। जिला सहकारी बैंक जो है राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, ठीक है, की संरचना ये गठन हो चुका है। अंश पूंजी और देनदारी आज देखें, अभी देखें, ठीक है आपका। और बीच में ये भी हमने देख चुके थे, बैंकिंग लेन देन शब्दावली हम देख चुके थे, और साथ ही साथ हम देख चुके थे KYC और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये देख चुके थे। अब बाकी रह गए हैं कौन कौन से पार्ट, एक तो कार्यशील पूंजी एक बाकी रह गया है, ठीक है। हाँ, बैलेंस शीट भी हम देख चुके हैं, बैलेंस शीट भी देख चुके हैं, तो कार्यशील पूंजी बाकी रह गया है। फिर एक बाकी रह गया, दूसरा लाभ हानि खाता 2 बाकी रह गया है, तीसरा बाकी रह गया है गैर निष्पादित परिसंपत्तियां जिसे कहते हैं NPM, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। ये तो एक बाकी रह गया, 1 हो गया, 2, ये 3, और चौथा निरपेक्ष बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी नियम, ये 4, ठीक है। और अंतिम में, ठीक है, ये 4, और ये है वित्तीय मानक संकेतों का संबंधित जानकारी, 4-5, ठीक है। तो 4 से 5 टॉपिक आपका बच गया है, मतलब मान के चलिए लगभग ये, ठीक है, 5 ही क्लास होगा, 5 क्लास, तो 5 क्लास, तो 5 क्लास समझिए, 5 क्लास होगा। और वही 5-6 क्लास, वही 5 और 6 क्लास
हम क्या देखेंगे, इससे संबंधित MCQs देखेंगे, टेस्ट सीरीज MCQ इससे संबंधित हम क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो वही 4-5 क्लास आपका बच गए, उसके बाद आपका क्लोज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। क्लियर है? चलिए, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होंगी। अंश पूंजी के बाद हम देखेंगे कार्यशील पूंजी। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, बाय।